उत्तर प्रदेश में जो नृत्य किए जाते हैं या फिर जो गीत गाए जाते हैं, वहां से हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसको आप याद कैसे रख पाओगे, इसी संबंध में पूरी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया है। किस तरीके से पूछा गया है कि भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो भातखंडे जो संस्कृत विश्वविद्यालय है ये हमारी राजधानी लखनऊ में स्थित है। ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं यही है भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि 1926 ईस्वी में स्थापित हुई थी। किसके प्रयासों से यह स्थापित हुआ था? तो यूपी के एक व्यक्ति थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इन्हीं भातखंडे के प्रयासों से अंग्रेजों की हुकूमत में इसको स्थापित किया गया था। बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है यह एक म्यूजिक संस्थान हुआ करती थी। यहाँ पर यूपी में जब अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ पर यहाँ का गवर्नर हुआ करता था विलियम मैरिस। और जो विलियम मैरिस है इसी से भातखंडे जी मिले और यूपी में इन्होंने आग्रह किया था एक म्यूजिक संस्थान स्थापित करने का। और उसने यहाँ पर 1926 ईस्वी में म्यूजिक संस्थान स्थापित भी किया और इसका शुरुआती दौर में नाम रखा गया था मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक इसका नाम रखा गया था। लेकिन बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, जब देश आज़ाद हो गया तो 1966 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इन्होंने भातखंडे के सम्मान में इस संस्थान का नाम बदल करके भातखंडे कॉलेज ऑफ म्यूजिक कर दिया था। लेकिन इसको जब 2022 ईस्वी में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया तब से इसका नाम जो है वो भातखंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय रखा गया है। ये है कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ राजधानी आप देखोगे तो हमारी यहाँ पर है ये लखनऊ राजधानी, और यहीं पर ये भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है। जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। जो पागल बाबा मंदिर है ये वृंदावन में पड़ता है। कहाँ पर? वृंदावन में पड़ता है और ये अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए काफी फेमस मंदिर है। ये वाला जो आप मंदिर देख रहे हो ये 9 मंजिला मंदिर है और यही है पागल बाबा मंदिर। इस पागल बाबा मंदिर की हम लोग बात करें तो ये बना था 1969 ईस्वी में। और इसकी जो पहली मंजिल है ना, जो पहली मंजिल है यहीं पर यहाँ पर कठपुतली प्रदर्शन होता है। कठपुतली प्रदर्शन का मतलब कि कठपुतलियां लगी हुई हैं और ये जो कठपुतलियां हैं ये रामायण काल की, महाभारत काल की व उस समय के जो घटनाएं हैं प्रमुख उनको प्रदर्शित करती हैं ये कठपुतलियां। और यहाँ पर चूंकि मोबाइल अलाउ नहीं है इसीलिए इसका पिक्चर नहीं मिल पाया जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके का यहाँ पर कठपुतली प्रदर्शन होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण जो है ना वो पागल बाबा ने करवाया था। अब पागल बाबा कौन थे? तो एक संत हुए थे हमारे यूपी में जिनका नाम था लीलानंद ठाकुर जी महाराज। और यही जो लीलानंद हैं इनको प्रेम से पागल बाबा कहा जाता था और इन्होंने ही 1969 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात करें कहाँ पर है तो ये आपको मथुरा में यहाँ पर देखने को मिलेगा ये पागल बाबा मंदिर। मथुरा की बात करें तो ये राजस्थान के साथ में और हरियाणा के साथ में 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये कह रहा है कि चिकनकारी एक प्रारंभिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी। तो जो चिकनकारी प्रारंभिक कढ़ाई की शैली है इसकी उत्पत्ति हुई थी लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। ये बेसिकली कपड़ों पर सफेद धागों से की जाने वाली कढ़ाई है जिसको कि चिकनकारी कहा जाता है। यहाँ पर ये आप साड़ी को देखिए, ये साड़ी जो है मलमल की है या फिर कॉटन की है और उसी के ऊपर यहाँ पर सफेद सफेद धागे से बहुत सुंदर कढ़ाई की गई है, इसी को कहा जाता है चिकनकारी।
और ये इस तरीके से किया जाता है, ये फ्रेम में आप देख सकते हो इसको। अब बात आती है कि ये जो चिकनकारी कढ़ाई है ये कब से फेमस हुई थी। तो ये जो है ना मुगल काल से ही फेमस है। मुगल काल में जब जहांगीर का शासन था तो उसकी जो पत्नी है नूरजहां, उसको ये कढ़ाई बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने इसका संरक्षण करवाया था और इसका पूरा विकास भी करवाया था इसी नूरजहां ने। और खास बात यह है कि इसको जो है ना जीआई टैग भी मिला हुआ है लखनऊ के लिए, इस चिकनकारी के लिए। आगे हम बात करें कि ये चिकनकारी लखनऊ में होता है तो लखनऊ आखिर में है कहाँ पर। चिकनकारी लखनऊ में कढ़ाई की जाती है और यहाँ पर यह है लखनऊ हमारी राजधानी, जहाँ पर कि ये फेमस है। बेसिकली ये अवध के लिए फेमस हुआ करता था और लखनऊ के आसपास का जो इलाका है इसी को अवध के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यूपी का जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है ये भी लखनऊ में ही स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में ही स्थित है। बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। क्या है? वो है कथक नृत्य। और ये कथक नृत्य जो है ना यूपी का शास्त्रीय नृत्य है और ये खास तौर से जो लखनऊ घराना है ना वहां पर ये काफी फेमस है, वहां से जो है इसका काफी प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि ये जो है ना कथक नृत्य संस्थान ये किसके अधीन काम करता है, यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो कथक नृत्य संस्थान है ये यूपी सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, यूपी सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसी मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है कथक संस्थान। इसका बेसिकली काम क्या है, तो यूपी में कई सारे घराने हैं जो कथक का नृत्य आयोजित करते हैं, उनका विकास करना, उनमें जो विविधताएं हैं उनको और निखारना, इसी के लिए इस संस्थान को 1988 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यहां से एक बात आपको और ध्यान रख लेनी चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है ना ये यूपी का है, लेकिन नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना भारत में एक और कथक संस्थान है जो कि 1964 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित किया गया था और इसका नाम है राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान, जो कि दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो इससे इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा, इसका नाम लिख लीजिए ताकि आपका कोई कंफ्यूजन न रह जाए। इसका नाम है राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान और ये स्थापित किया गया था दिल्ली में 1964 ईस्वी में ताकि कथक को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन यूपी सरकार ने खुद 1988 ईस्वी में इस राष्ट्रीय कथक संस्थान का स्थापना किया था ताकि यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य है इसको बढ़ावा दिया जा सके। अब बात करें कथक के कौन कौन से घराने हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कथक के लिए लखनऊ घराना है। यहाँ पर सबसे अच्छा जो है ना प्रदर्शन होता है और जो अवध के नवाब थे, लखनऊ के आसपास के इलाका को अवध कहा जाता है और यहाँ के जो नवाब थे उन लोगों ने इस कथक को बहुत ही व्यापक तौर पर यहाँ पर संरक्षण दिया था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में आयोजित होता है। तो जो झूला नृत्य है ना ये सावन के महीने में जब बरसात होती है उसी महीने में इस झूला नृत्य को आयोजित किया जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन डी में दिया है ये बिल्कुल सही होगा। ये आप जो देख रहे हो ये है झूला नृत्य और ये आयोजित होता है कब, तो सावन के महीने में। कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये आयोजित होता है आपको देखने को मिलेगा ब्रज वाले क्षेत्र में। ब्रज कहाँ पर पड़ता है, तो ये मथुरा वाला इलाका, जो मथुरा वाला इलाका है इसी को ब्रज कहा जाता है और यहीं पर ये जो नृत्य है ना झूला नृत्य इसका आयोजन किया जाता है। बेसिकली झूला गीत और झूला नृत्य सब एक ही साथ में यहाँ पर होता है, जो कि ब्रज वाले इलाके की ये महत्वपूर्ण नृत्य है। साथ में इसके साथ और कुछ ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे कि माघ दिया हुआ है। माघ के महीने में इलाहाबाद में माघ मेला लगता है,
ये पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चैत के महीने में एक नृत्य आयोजित किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। लखनऊ वाले क्षेत्र में चैत के महीने में जोगिनी नृत्य का आयोजन किया जाता है। कब? चैत के महीने में। कार्तिक महीने में बुंदेलखंड वाला जो इलाका है यहाँ पर पाई डंडा का आयोजन किया जाता है। अब पाई डंडा क्या है? तो गुजरात में जो डांडिया होता है उसी का समझ लीजिए कि यहाँ पर एक यूपी का वर्जन है पाई डंडा। और ये होता कहाँ पर है? तो हमारे यूपी का जो बुंदेलखंड वाला इलाका है यहाँ पर ये पाई डंडा आयोजित किया जाता है। आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो बरसात के मौसम में महिलाएं जो हैं वो कजरी नृत्य करती हैं और कजरी गायन करती हैं। बेसिकली कजरी जो है ना, ये नृत्य भी है और गायन भी है। इसकी उत्पत्ति की बात करें ना, तो ये इसकी उत्पत्ति से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी मिर्जापुर में, जहाँ की कालीन बहुत फेमस है। उसी मिर्जापुर में इस कजरी नृत्य का जो है वो उत्पत्ति हुआ था। और बात करें कि ये आयोजित कहाँ पर होता है, तो यूपी का जो पूर्वांचल वाला इलाका है, पूर्वांचल वाला इलाका का मतलब बनारस, इलाहाबाद नहीं, बनारस, बनारस कौन सा है, बनारस, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, और इसी तरीके से जो पूर्वांचल वाले इलाके हैं ना, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। नौटंकी की हम लोग बात करें तो जो नौटंकी है ना, ये भी एक लोकप्रिय गीत है, नृत्य है यूपी का। इसमें सब कुछ होता है, इसमें संगीत भी होता है, इसमें नृत्य भी होता है, और इसी में संवाद भी होता है। मतलब कि एक पात्र दूसरे से बात भी करता है, उसमें म्यूजिक भी बजता रहता है, और वो अभिनय भी साथ साथ में करता रहता है। इसी को कहा जाता है नौटंकी, जो कि यूपी में होता है। और मुख्य रूप से इसके लिए दो घराने हैं जहां पर कि नौटंकी होता है। एक तो हाथरस घराना है, जहां से कि नौटंकी बहुत ही फेमस हुई, और दूसरा घराना है कानपुर। दूसरा घराना कानपुर है, जो कि नौटंकी के लिए जाना जाता है। सोहर की बात करें तो यूपी का जो पूर्वांचल वाला इलाका है और बिहार का पूरा, इस क्षेत्र में बच्चे के जन्म के अवसर पर एक गीत गाया जाता है, और इसी गीत को सोहर गीत कहा जाता है। और ये वाला गीत अवध में भी चलता है, साथ साथ में ये अवध में भी चलता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है? चरकुला नृत्य की बात करें तो ये चरकुला जो नृत्य है वो सर के ऊपर बहुस्तरीय दीपों को संतुलित करके किया जाने वाला नृत्य है चरकुला। इसलिए जो ऑप्शन डी है ना, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये वाली जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ महिला जो है अपने सर के ऊपर ये दीपक सजाए हुए है, और ये कई स्टेप में जो दीपक रखा हुआ है इसी को कहा जाता है चरकुला। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है चरकुला। और जब ये इसको सर पे रख करके जब नृत्य किया जाता है तो इसको कहा जाता है चरकुला नृत्य। बेसिकली ऐसा सामान्य तौर पे ये होता है कि इन दीपकों की संख्या जो है वो 8 होती है, लेकिन ये कम या ज्यादा हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बात आती है कि ये यूपी में होता कहाँ पर है, तो यूपी का जो ब्रज वाला इलाका है यहाँ पर ये चरकुला नृत्य आयोजित होता है। अब ब्रज वाला इलाका कौन सा है? तो ये मथुरा वाला इलाका। ये जो मथुरा देख रहे हो यही है ब्रज वाला इलाका, और मथुरा 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है, एक तो राजस्थान के साथ में और दूसरा हरियाणा के साथ में। आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म को शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है? तो ये कौन सा है? तो ये है सोहर, जो कि बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? तो ये यूपी का जो पूर्वांचल वाला इलाका है, पूर्वांचल वाला इलाका जैसे बनारस, गोरखपुर, बलिया, चंदौली,
वहां पर ये गाया जाता है। और जो पूरा का पूरा बिहार है वहां पर ये सोहर गीत गाया जाता है बच्चे के जन्म के अवसर पर। साथ में ये हमारा जो अवध वाला इलाका है यहाँ पर भी ये गाया जाता है, लेकिन अवध वाले इलाके में इसको अवधी भाषा में गाया जाता है, और पूर्वांचल और बिहार वाले इलाके में इसको भोजपुरी भाषा में गाया जाता है। बस दोनों में यही फर्क है, दोनों के दोनों बच्चे के जन्म के अवसर पर ही गाए जाते हैं। इसके अलावा बिरहा की बात करें हम लोग, तो बिरहा एक पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। बेसिकली ये जो अहिर समुदाय होता है उसके द्वारा ये गाया जाने वाला गीत है। बिरहा बेसिकली बना हुआ है बिरह से। बिरह का मतलब बिछुड़ना, बिछुड़न को प्रदर्शित करने के लिए गीत गाया जाता था बिरहा। लेकिन अब जो है इसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, इसमें सामाजिक घटनाएं, पौराणिक कथाएं या फिर वीरता को भी लेकर के बिरहा गीत गाए जाते हैं। कजरी की हम लोग बात कर चुके हैं कि जो कजरी है ये एक मौसम गीत है, सावन के महीने में गाया जाता है। चैता की बात करें तो ये भी एक मौसम गीत है, चैत्र के महीने में रामनवमी के अवसर पर इस चैत्र गीत को गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये कह रहा है कि लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था। तो जो लखनऊ का चित्रकला शैली है ये आसफ उद्दौला के नेतृत्व में, आसफ उद्दौला के संरक्षण में इसका काफी विकास हुआ था लखनऊ चित्रकला शैली का। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये लखनऊ के नवाब का दरबार का ये चित्र है, वहां पर ये बनवाई गई थी। बेसिकली जो लखनऊ का नवाब था ना आसफ उद्दौला, उसके दरबार में एक चित्रकार आया था जिसका नाम था टीली केटल। टीली केटल ये यूरोप से आया था और इसकी पेंटिंग को देख करके ये जो आसफ उद्दौला है वो इतना प्रभावित हुआ कि इसने भी डिसाइड कर लिया कि हमारे भी राज्य में इस तरीके के पेंटर तो होने ही चाहिए। और इसीलिए इसने एक नई चित्रकला शैली का विकास किया जिसको कि लखनऊ चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, तो बेसिकली जो लखनऊ में दरबार लगते थे उनका यहाँ पर चित्र उकेरा जाता था। साथ में शिकार उस समय बहुत ही फेमस था, तो शिकार करते हुए व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर चित्रकला बनाई जाती है। और साथ में जो नवाब जो लोग थे ना वो अपनी भी एक खास तरीके से चित्रकला पेंटिंग वगैरह बनवाया करते थे। और इसीलिए लखनऊ से ही विकास हुआ था लखनऊ स्कूल ऑफ पेंटिंग का, जो कि इस तरीके की पेंटिंग बनाई करती थी। अब तो कैमरे का जमाना आ गया तो ये सब सारी की सारी पेंटिंग तो समझ लीजिए कि अब खत्म ही हो गई हैं। कहाँ पर ये चलता था, तो ये चलता था लखनऊ में। और लखनऊ आप देखोगे तो यहाँ पर है, ये अवध वाले इलाके में इसको आसफ उद्दौला ने संरक्षण दिया था। आगे जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ये कह रहा है कि बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी या ठप्पा गायिका कौन थे या कौन थी। तो बनारस घराने से इसमें से जो रसूलन बाई है ना ये बिलोंग करती थी, और ये ठुमरी ठप्पा की एक बहुत ही फेमस गायिका थी। अब ठुमरी और ठप्पा क्या होता है, तो इसको आपको यूट्यूब पर जाकर के सर्च करना होगा कि ठुमरी क्या होता है, और थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा तब आप समझ पाओगे कि ठुमरी और ठप्पा होता क्या है। मेरे पास वीडियो है इसका, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें कॉपीराइट का समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से मैंने इसको ऐड इसमें नहीं किया। आप जा करके देख लीजिएगा। देखने से क्या होता है ना कि चीजें याद रहती हैं, जितना आप जोड़ पाओगे ना एक चीज को दूसरे से वही चीजें आपको याद रह पाती हैं। तो ठुमरी ठप्पा जब आगे जा करके एक बार यूट्यूब पर आप सुन लोगे तो शायद अच्छी तरीके से आप बनारस घराने के बारे में समझ पाओगे, और ठुमरी ठप्पा के बारे में, और रसूलन बाई के बारे में। जो रसूलन बाई है ना ये इतनी अच्छी गायिका थी कि इन्हें 1957 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और साथ ही साथ कुछ और यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण गायक हुए हैं बनारस घराने के, जिनको कि आप ध्यान में रख लेना चाहिए। और एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो रसूलन बाई है ना ये जो शमसू खान उनकी यह शिष्या थी रसूलन बाई, और इन्होंने ठोपरी और ठप्पा को काफी प्रसिद्धि दिलाई थी। ठाकुर प्रसाद की बात करें तो ठाकुर प्रसाद एक गायक नहीं बल्कि ये जो है ना
कथक नृत्य से संबंधित हैं, ये कथक डांस परफॉर्म करते हैं, ये कोई गायन वायन नहीं करते हैं। राशिद खान की बात करें तो राशिद खान जो है ना, ये ख्याल गायकी से संबंधित हैं। ये क्या करते हैं, तो ये ख्याल गाते हैं। अब ख्याल क्या होता है, तो ऊंचे स्वर लगाना। इसको भी जब आप जा करके यूट्यूब पर सुनोगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे इसको। अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, जिसको कि कहा जाता है सुरबहार। क्या बोलते हैं, सुरबहार कहा जाता है। ये कोई गायक वायक नहीं है, ना ही ये डांस कोई परफॉर्म करती हैं, बल्कि जो सुरबहार वाद्य यंत्र है उसको ये परफॉर्म करने का काम करती हैं। बाकी यहीं पर हमारा सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।